बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। 23 जनवरी 2023 को खानेवाल के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ISI के दो मरकज़ी रहनुमा, दो मरकज़ी एजेंट्स कह लें या दो मरकज़ी ऑफिसर्स कह लें, उनको शहीद कर दिया गया था। और वो उस वक्त शहीद हुए थे कि जब वो एक होटल से हाईवे के पास जो होटल था, हाईवे के ऊपर था, उससे खाना खाकर वो बाहर निकल रहे थे और जब वो पार्किंग लॉट के अंदर आए थे तो फिर वो दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गए थे और मौके के ऊपर ही वो शहीद हो गए थे और मौके से वो जो दुश्मन था वो फरार होने में कामयाब हो गया था। अब ये उस वक्त वर्दी के अंदर नहीं थे, ये बिल्कुल आम शहरियों की तरह थे, बिल्कुल आम लोगों की तरह थे। ये होटल के ऊपर खाना शाना खाते रहे, वहाँ पर गपशप लगाते रहे, वहाँ पर चाय पीते रहे, उसके बाद ये बाहर आए जैसे आम शहरी होते हैं, किसी भी होटल के ऊपर जाकर खाना खाते हैं, तो उसी तरह सिविल लिबास के अंदर थे, सिविल लोगों की तरह थे, सिविल एक्टिविटीज़ थी इनकी। ये बाहर आए मगर दुश्मन इनकी ताक में था, दुश्मन ने इनको देखा और दुश्मन ने जो अपना कारी वार था वो किया और उसके नतीजे के अंदर ये दोनों अफसरान शहीद हो गए थे। अब इनकी शहादत के बाद जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे थे, जो पाकिस्तान की एजेंसियां थी, जो पाकिस्तान के जो टॉप के लेवल के जो लोग थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उन्होंने इंटेरोगेशन शुरू की कि आखिर कैसे एक ऐसा बंदा, एक ऐसा ऑफिसर कि जो पिछले कई सालों से अगर वह दुश्मन की हिट लिस्ट के ऊपर था तो दूसरी तरफ उसने हमेशा ऐसी इतनी महारत से काम किया था, इतने तजर्बे से खिदमत सर अंजाम दी थी कि दुश्मन कई साल गुजरने के बाद उन तक नहीं पहुंच पाया था। दुश्मन को पता ही नहीं चल पाया था कि ये बंदा कौन है, ये कहां रह रहा है, ये किस तरह हमारे अंदर घुस के हमें नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाता है, इसकी आइडेंटिटी क्या है। मतलब नवीद सादिक को दुश्मन ट्रेस करने में हमेशा नाकाम रहा और जब भी दुश्मन ने ट्रेस करने की कोशिश की थी, नवीद सादिक ने उनको भी पकड़ लिया था और उनको भी बदतरीन अंजाम तक पहुंचा दिया था। यानी कि नवीद सादिक एक ऐसे ऑफिसर थे कि इनकी शहादत से कुछ अर्सा पहले इनको इनकी बहादुरी के ऊपर तमगे जो शुजात है, तमगे इम्तियाज सॉरी, उससे नवाजा गया था और इनको जो तमगा दिया गया था तो उस तमगे के मिलने के बाद ही जो इनकी कहानी है, जो इनकी ज़िंदगी है, उसके अंदर एक नया मोड़ आना शुरू हुआ और दुश्मन को पता चला कि ये बंदा कौन है, इस बंदे ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है। और अब इस बंदे को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, अपने बदले लेने के लिए, अपने उन लोगों के बदले लेने के लिए कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे मगर इस ऑफिसर ने उनको ठिकाने लगा दिया था, खड्डे लाइन लगा दिया था, उनका बदला लेने के लिए अब उनके पास मौका आ चुका है, उनके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, सारा जो डाटा है वो आ चुका है और अब इस बंदे तक पहुंचना उनके लिए इंतहाई आसान हो गया था। और फिर हमने देखा था कि तमगे शुजात, तमगे जो इम्तियाज़ है वो मिलने के कुछ ही अरसे बाद फिर नामालूम अफराद की तरफ से इनको शहीद कर दिया गया था। और इनकी शहादत की इतनी जो खबर है वो जब पाकिस्तान भर के अंदर फैली थी तो उसके बाद इनकी ऑफिसर्स की शहादत पाकिस्तान के खुफिया इदारों के लिए कितनी अहम थी, कितनी ज़्यादा तकलीफ दे थी, कितना बड़ा ये नुकसान था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब इनका नमाज जनाजा पढ़ा गया तो ISI के जो DG हैं वो आए इस जनाजे के अंदर, आर्मी चीफ इस जनाजे के अंदर आए, उन्होंने शिरकत की, उन्होंने जनाजों को कंधा दिया क्योंकि उनको पता था कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उनको अंदाजा था कि उनको कितनी बड़ी चोट लगाई है दुश्मन ने, उनको बड़ी अच्छी तरह इस बात का पता चल चुका था कि कैसे अब दुश्मन इनके लोगों तक पहुंचने में कामयाब होना शुरू हुआ है और इस दुश्मन को रोकने वाले जो हमारे मजबूत हाथ थे किस तरह अब उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी जिंदगियां छीनी जा रही हैं। तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ज़्यादा फास्ट हुई, ज़्यादा तेज़ हुई और फिर कुछ ही अरसे के अंदर जो दुश्मन था, इनको शहीद करने वाले जो लोग थे उनको ट्रेस कर लिया गया। फिर उनका क्या अंजाम हुआ, जो ये थे डायरेक्टर नवीद सादिक थे, इन तक दुश्मन कैसे पहुंच गया था, दुश्मन को कैसे भनक लग गई थी कि ये बंदा इस वक्त इस शहर के अंदर रह रहा है, इस शहर के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहा है, इनके बारे में सारी डिटेल दुश्मन तक कैसे पहुंच गई थी। ये जो सारी कहानी है, ये सारी कहानी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट अमजद शेख सामने लाए हैं। उन्होंने इस हवाले से एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है और जो अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हमारी खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, किस तरह से इनको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, किस तरह से छोटी सी गलती, एक हल्की सी मामूली सी खता इनके लिए बहुत बड़े नुकसान का मौजब बन जाती है, बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। और उन नुकसानात के अंदर अब ये एक नया नुकसान शामिल हुआ कि जो डायरेक्टर नवीद सादिक की शहादत की सूरत में सामने आया। लेकिन उससे पहले हम सबको दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के जो हमारे वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं, जो हमारे मारखोर हैं, जो हमारे नामालूम लोग हैं कि जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं, उनके लिए हम सब ने दुआ करने हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हमेशा
اپنی حفاظت میں رکھے. اور ڈائریکٹر نوید صادق اور ان کے ساتھ جو انسپیکٹر ناصر عباس تھے, یہ جو شہید ہیں, یا ان سے پہلے جتنے بھی ISI کے آفیسرز شہید ہوئے ہیں, یا جتنے بھی لوگوں کو شہادت کا رتبہ مل چکا ہے, ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس قومی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اپنے حصے کا دیا جلانا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیشہ کی طرح آمین ضرور لکھ دیجیے گا. اب میں آپ کو تھوڑی سی کہانی سنا دیتا ہوں ڈائریکٹر نوید صادق کی, کہ کیسے یہ خدمات سر انجام دے رہے تھے, کیسے ان کا جو تمغہ ملا وہ ان کی شہادت کا سبب بنا, اور کیسے دشمن جو ان کو شہید کرنے کے اندر ملوث تھا اس کو پھر کیفر کردار تک پہنچایا گیا. یہ کہانی اب کھل کر سامنے آنا شروع ہوئی ہے. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ امجد شعیب نے اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے, بڑے حقائق سے انہوں نے پردہ ہٹا دیا. تو انہوں نے بتایا کہ جو ڈائریکٹر نوید صادق تھے, یہ فیصل آباد کے اندر, لاہور کے اندر, ملتان کے اندر یہ کام کرتے رہے, اور انہوں نے جتنا زیادہ کام کیا تھا تو اس کام کے جو 12 سے 14 ٹاپ کے سیکرٹ آپریشن تھے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے, وہ ان کی انفارمیشن کے اوپر ہوئے تھے. انہوں نے جو نیچے لوگ رکھے ہوئے تھے, ان کے جو نیچے ماتحت عملہ تھا, ان کی جو انفارمیشن ہوتی تھی اس کے اوپر وہ آپریشنز کیے جاتے تھے, کیونکہ یہ بڑے ٹرینڈ تھے, بڑے ویل ٹرینڈ تھے. تو جو ان کے شاگرد تھے وہ پھر انہی کے شاگرد تھے, اور وہ بھی بڑے ویل ٹرینڈ تھے, اور وہ بھی دشمن کے اندر گھسے ہوئے تھے, دشمن کے گھر سے انفارمیشن لے کر آ جاتے تھے, دشمن کو ہوا تک نہیں لگنے دیتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کیا گیم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ اس حوالے سے بھی بڑے کامیاب تھے کہ جو دشمن کے لوگ تھے ان کو دشمن سے کاٹ کے, یعنی کہ ان کو ڈبل ایجنٹ بنانے میں بھی ان کو بڑی مہارت ہے کہ وہ کس طرح دشمن کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کر ان کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ دشمن بڑا پریشان تھا, دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ نوید صادق ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, اتنے سالوں سے یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, لاہور کے اندر اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے, ملتان کے اندر خانے وال کے اندر اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچا دیا ہے, ہمارے ٹھکانے اڑ کے ختم ہو کے رہ گئے ہیں, ہمارے بندے ختم ہو کے رہ گئے ہیں. تو یہ جو بندہ ہے اس کو اب ٹریس کیا جائے, اس کو اب پکڑا جائے, اس کو اب نشان عبرت بنایا جائے, کیونکہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جتنے عناصر تھے ان کو جس طرح سے کیفر کردار تک پہنچایا ہے, تو ہمارے دشمن کے لیے ناممکن ہو گیا تھا کہ اب وہ ان سے قطع نظر کرتے, یا وہ ان کو فراموش کرتے, یا وہ ان کا پیچھا نہ کرتے. تو دشمن نے ان کا بڑا بھرپور طریقے سے پیچھا شروع کیا ہوا تھا, بڑا ان کو ٹریس کرنے کی کوششیں کر رہے تھے, لیکن ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی, کیونکہ یہ جو ڈائریکٹر نوید صادق تھے یہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے, یہ اتنے ماہر تھے اپنے کام کے اندر, کہ انہوں نے جتنے بھی آپریشنز کیے تھے ان آپریشنز کے بارے میں ان کو پتا ہوتا تھا, ان کے ایک دو سینئر آفیسر کو پتا ہوتا تھا, ان کے ایک دو جونیئر آفیسر کو پتا ہوتا تھا جو اس آپریشن کے اندر ہوتے تھے, ان انویسٹیگیشن اکٹھی کرنے کے حوالے, انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے یا انفارمیشن اکٹھی کرنے کے حوالے سے جو کام کر رہے ہوتے تھے, صرف ان کو پتا ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کامیابیوں کا جو گراف تھا وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا. ان کو جب شہید کیا گیا تھا تو پورے پاکستان کے اندر جو ان کی خدمات ہے جب وہ سامنے آئی تھی تو لوگ حیران رہ گئے تھے کہ ہمارا مارخور کتنے زبردست طریقے سے کام کر رہا تھا, لیکن افسوس ہے کہ وہ دشمن کی بھینٹ چڑھ گیا, دشمن اس تک پہنچ گیا اور اس کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب جب انہوں نے آپریشن کیے ہوئے تھے لاہور کے اندر, خانے وال کے اندر, ملتان کے اندر, خانے وال آپ کو پتا ہے ویسے ایک بڑا ڈینجرس قسم کا علاقہ ہے, بڑا خطرناک قسم کا علاقہ ہے, وہاں پر اس طرح کے بہت زیادہ لوگ موجود ہیں کہ جو پاکستان کے خلاف کام کرنے میں ملوث ہوتے ہیں, جو دوسری خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہوتے ہیں. اور وہاں پر ہمارے اس طرح کے جو تجربہ کار آفیسرز ہیں ہمارے خفیہ اداروں کے, ان کی وہاں پر بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بھی وہاں پر بڑے کامیابی سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. ادارے کو انہوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا تھا, پاکستان کو انہوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا تھا, پاکستان کے جو دشمن تھے ان کو گرفتار کرنے میں, کیفر کردار تک پہنچانے میں, ان کے خلاف آپریشنز کرنے میں, ان کے خلاف کاروائیاں کرنے میں یہ بڑے زبردست طریقے سے کامیاب ہو رہے تھے. مگر پھر ایک معمولی سی غلطی ہوئی, اور وہ معمولی سی غلطی یہ ہے کہ ان کو جب تمغہ شجاع امتیاز سے نوازا گیا تو اس وقت کیونکہ صدر آصف علوی نے ان کو تمغہ دیا تھا, اب یہ جو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ امجد شعیب ہیں انہوں نے یہ ساری جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو تمغہ دیا, اور اس تمغے کو دیتے وقت انہوں نے بڑا کھل کر, وہاں پر حاضرین تھے, میڈیا آیا ہوا تھا, وہاں پر کیمرے لگے ہوئے تھے, ویڈیوز بن رہی تھیں, وہاں پر انہوں نے ان کا نام لیا. اب یہ کیونکہ تمغہ لینے گئے ہوئے ہیں, ان کا نام لیا, وہاں پر ان کے بارے میں انفارمیشن بتائی کہ جی انہوں نے فیصل آباد کے اندر, لاہور کے اندر, ملک کے دیگر شہروں کے اندر, خانے وال کے اندر, ملتان کے اندر آپریشن کیے ہیں. 12 سے 14 ان کے بڑے ٹاپ کے آپریشنز ہیں جن کے اندر انہوں نے دشمن کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, دشمن کو انہوں نے مٹی چاٹنے پر مجبور کر دی ہے, دشمن کو انہوں نے نت ڈال کے رکھ دی ہے. پھر ان آپریشنز کی بھی انہوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا شروع کر دی کہ وہاں پر اتنے بندے پکڑ لیے تھے انہوں نے, وہاں پر یہ کاروائی کروائی گئی تھی, وہاں پر انہوں نے اتنا اسلحہ برآمد کروا لیا تھا. اب یہ ساری انفارمیشن ایک ISI کے ایک اتنے بڑے سینئر آفیسر کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن ہمارے صدر صاحب بتا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں. وہ ویڈیو انٹرنیٹ کے اوپر گئی, انٹرنیٹ کے اوپر جب وہ ویڈیو پہنچی تو دشمن جو ہے, کیونکہ وہ طاق میں ہوتا ہے,
दुश्मन तो एक एक चीज देख रहा होता है उनकी, तो क्योंकि लड़ाई ही उनकी पाकिस्तान के खुफिया इदारों से होती है, उनकी लड़ाई ही पाकिस्तान की फौज से होती है, तो पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान के खुफिया इदारों की एक एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक एक एक्टिविटी को देख रहे होते हैं। तो उन्होंने देखा जब ये सदर आसिफ अलवी के मुंह से उन्होंने ये सुना कि जी ये बंदा ऐसा अच्छा, इसने लाहौर के अंदर ऑपरेशन किए, खानेवाल के अंदर ऑपरेशन किए, मुल्तान के अंदर ऑपरेशन किए, और फिर सदर आसिफ अलवी ने यह भी बताया कि जी ये तो आजकल मुल्तान के एक और जो खुफिया इदारा पाकिस्तान का टॉप के जो 3 खुफिया इदारे हैं उनके अंदर जो तीसरे नंबर पर शुमार किया जाता है, वो इदारा इनकी खिदमात हासिल कर रहा है आजकल ये मुल्तान में, उस इदारे को खिदमात दे रहे हैं। तो फिर उन्हें जब ये भी बता दिया तो दुश्मन के लिए फिर बड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा कि वो इन तक पहुंच जाता। फिर उन्होंने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, उन्होंने अपने बंदे इस्तेमाल किए, अपनी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की, उन्होंने रैकी करना शुरू कर दी, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि ये इस इदारे के साथ क्योंकि कनेक्टेड हैं तो ये कभी कभी यहाँ आते होंगे, ये कभी कभी यहाँ से जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, इनकी रिहाइश कहाँ है, ये रहते किस तरह से हैं, किन लोगों से मिलते हैं, सफ़र कैसे करते हैं, किन लोगों में बैठते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, इनकी आउटिंग्स किस किस्म की होती हैं, इनकी मीटिंग्स किस किस्म की होती हैं। यानी कि फिर छोटी छोटी बात रैकी के अंदर हर चीज़ नोट की जाती है, कौन से रास्ते इस्तेमाल करते हैं, घर से आने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, घर से जाने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, इनके घर के आने में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जाने के रास्ते के ऊपर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कौन सा ऐसा मकाम है कि जहाँ पर ये जाते भी रहते हैं और जहाँ पर जब इनको निशाना बनाया जाएगा तो वहाँ से भागने में भी आसानी होगी, वहाँ से भागने में भी सहूलत होगी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का भी खतरा नहीं होगा, वहाँ पर पुलिस चौकी का भी खतरा नहीं होगा, वहाँ पर अरेस्ट किए जाने का भी खतरा नहीं होगा। तो ये सारी तैयारियां की दुश्मन ने, ये सारा काम दुश्मन ने किया। और दुश्मन हमेशा ऐसे करता ही होता है, जब इदारों ने किसी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो वो भी छोटे से छोटी चीज उठाते हैं, जब दुश्मन ने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो वो भी सिमिलरली ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की, इकट्ठी करना शुरू की, उन्हें पता चला गया कि ये पाकिस्तान ये सीटीडी के लिए काम कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये यहाँ पर खाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर उठते बैठते हैं। तो फिर उसका रिजल्ट ये निकला कि जब ये हाईवे के पास जो होटल बना हुआ था, ये वहां पर से जब खाना खाकर उठे और अपने साथी के साथ जा रहे थे तो फिर इनको शहीद कर दिया गया। अब जब इनको शहीद कर दिया गया तो उसके बाद की कहानी क्या है? उसके बाद की कहानी ये है कि फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, फिर ये पता लगाना शुरू हो गया कि ये लोग कौन थे कि जिन्होंने शहीद किया है, ये कहां से आए थे, ये किस तरह के थे। तो एक जो मुलजिम था उसको कैफर किरदार तक पहुंचा दिया गया। उसका नाम था उमर नियाजी वल्द अकरम खान, खानेवाल के चक नंबर 32/39-10 का ये बंदा रिहायशी था। इसकी तस्वीरें भी हमारे खुफिया इदारों ने सामने पब्लिक को दी हुई थी कि ये लोग खानेवाल के अंदर ISI के 2 अफसरान की शहादत के अंदर मुलविस हैं, और जिसको भी नजर आए तो ये उसको हमारे इदारों को बताएं। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि इनको पनाह देने वाले या इनको सहूलत देने वाले फिर अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। बहरहाल ये जो उमर नामी बंदा था ये फिर ट्रेस हो गया और इसको फिर इसके बदतरीन अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और जो इसका दूसरा साथी था उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ गया है, उसको पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, या उसको अल्लाह करेगा पकड़ा गया होगा और उससे मजीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही होगी, और मजीद जो इनके साथ इनको किसने फैसिलिटेट किया था, किसके पास ये रहते रहे थे, किसने इनका माइंड बनाया था, कौन इनको इन्फॉर्मेशन देता रहा था, किसने इनको रैकी करके सब कुछ बताया था, किसने इनको असला ला के दिया था, कौन इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था, कौन इनके साथ उस कार्रवाई के दौरान कनेक्टेड था, ये कार्रवाई करने से पहले कहाँ थे, कार्रवाई करने के बाद ये कहाँ गए थे, ये गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे कौन कौन से नंबर की गाड़ी, कौन कौन से नंबर के मोटरसाइकिलों के ऊपर सफर करते रहे थे, कौन कौन से इलाके के घर में रहते रहे थे, किस किस बंदे से मिलते रहे थे, इनके CNIC कार्ड नंबर क्या थे, इनके साथ जो लोग कनेक्टेड थे उनके CNIC कार्ड नंबर क्या थे, इनकी जो सिमें थी उनकी इंफॉर्मेशन, उनके ऊपर किस किस्म के लोग मैसेज करते थे, इनके जो फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो किस किस्म के थे, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर इकट्ठी की जा रही है, की भी गई है। और इंशाल्लाह जो दूसरा बंदा है, जो दूसरा मुल्जिम है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी कि वो भी अपने बदतरीन अंजाम तक पहुंच गया है। और पाकिस्तान का ये जो इतना बड़ा सरमाया था इसको पाकिस्तान से छीनने वाले ये जो 2 मकरूतरीन चेहरे थे, इंशाल्लाह इनके बारे में कंफर्म आपको अब ये रिपोर्ट्स मिलेंगी बहुत जल्द कि एक पहले जहन्नुम वासिल हो चुका है, दूसरा भी जहन्नुम वासिल हो चुका होगा, और इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, सहूलतकार लोग थे, इंशाल्लाह वो भी अब अपने बदतरीन अंजाम से 2-4 होंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान है नवीद सादी की ये शहादत। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के इस शहीद को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के इदारों को दुश्मन की हर साजिश से बचा कर रखे। दुश्मन की हर साजिश पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में जो भी हो वो नाकाम हो। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर हम सबको गिड़गिड़ा कर दुआ करने के हमारे परवरदिगार हमारे हाल पर रहम फरमा, और पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने में कामयाबी अता फरमा, और दुश्मन का जो भी वार होता है हमारे इदारों को इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि वो हर वार को नाकाम बनाने में कामयाब रहें।